ट्रिपल मर्डर हुआ है। आईजी किरण एस ने देर रात किया निरीक्षण, 4 टीमें गठित हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सुरसा थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। 3 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी किरण एस देर रात हरदोई पहुंचे और साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर आप द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, क्या क्या नतीजे दिए गए, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, एक वाहन के साथ जो टकराव हुआ था, उसके बाद जो मृतक परिवार के लोग हैं वो आकर के जो गाड़ी चला रहे थे उनके ऊपर अटैक करके उनके बाद में मृत्यु हो गई है, तो हत्या की गई है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इस पर तुरंत मुकदमा लिख के अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देश किए गए हैं। अभी यहाँ पे मौके पे 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और एक टीम अलग से भी लगी हुई है। अक्यूज्ड जितने भी लोग हैं जहाँ भी छुपे हो तो उनको तुरंत पता करके उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। साक्ष्य संकलन के लिए भी फॉरेंसिक टीम वगैरह को भी मौके पर बुलाया गया है और एडिशनल एसपी साहब और एडिशनल एसपी सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे है। तो अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई हो वो करवा दिया जाएगा। गांव में तनाव का माहौल तो नहीं? वैसे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गांव में पूछा गया, पर ऐसी कोई घटना होती है तो पूरे गांव अफेक्टेड होती है। 2 परिवार ही नहीं, पूरे गांव अफेक्टेड होती है क्योंकि गांव की जनरल जो माहौल है वो बिगड़ जाती है। कि शांति की माहौल में लोग रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और काम करते हैं। इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि पुलिस इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे ताकि और इसमें कोई सुरसा थाना क्षेत्र के डोलिया गांव में ट्रिपल मर्डर के साथ मची सनसनी। गांव के एक व्यक्ति देव सहाय पांडे उम्र 70 वर्षीय को बुलेरो गाड़ी से गांव के ही शिवम ने कुचलकर मार डाला। मृतक देव सहाय पांडे के परिजनों ने बुलेरो से श्री पांडे को कुचलकर मार डालने वाले व्यक्ति शिवम 20 वर्षीय व उसके साथ ही अमन से 17 वर्षीय को भी वहां प्रतिक्रिया स्वरूप लाठी डंडों से पीटा है, जिससे वह शिवम की मौत हो गई है। और साथ ही आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पीआरबी मौके पर पहुंची और इसकी सूचना जब जिला मुख्यालय पहुंची तो पुलिस के उच्च अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने इस कार्रवाई थाने पर कोई भी कई थानों की पुलिस उस वक्त कांड को अंजाम देने वाली गिरफ्तारी के लिए तलाश में लगा दी गई है। सर, अपना परिचय बताना आपको सुना। मैं डॉक्टर खालिद खान, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़ पर तैनात हूँ। सर, अभी कुछ देर पहले पुलिस के द्वारा सोसैया हॉस्पिटल में मारपीट के कुछ मामले आए। इसमें क्या लोग घायल हैं, क्या महिला और क्या पुरुष हैं? अभी कुछ देर पहले पुलिस के द्वारा 2 महिलाएं व 1 पुरुष को यहाँ पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए लाया गया था। क्या नाम है सर उनके? खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बडेरा में आपको बता दें, अतरौली क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर बडेरा में शराब पीकर गाली गलौज करने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद और जिसके चलते एक युवती व महिला सहित एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार दिनांक 27 मार्च 2026 देर शाम लगभग 11 बजे थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर बडोरा में शराब पीकर गाली गलौज करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष की संतोष कुमारी पत्नी प्रेम सिंह आयु 35 वर्षीय, शिवानी पुत्री सुरेंद्र सिंह 21 वर्षीय तथा मुकेश पुत्र सुरेंद्र सिंह 19 वर्षीय निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बडोरा को घायल अवस्था में पुलिस के द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार हेतु लाया गया है। सर, अपना परिचय बताना आपको सुना। मैं डॉक्टर खालिद खान, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़ पर तैनात हूँ।
सर अभी कुछ देर पहले पुलिस के द्वारा सोसैया हॉस्पिटल में मारपीट के कुछ मामले आए। इसमें क्या लोग घायल हैं, क्या महिला और क्या पुरुष हैं? अभी कुछ देर पहले पुलिस के द्वारा 2 महिलाएं व एक पुरुष को यहाँ पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए लाया गया था। क्या क्या नाम है सर उनके? इसमें एक का नाम जो पुरुष है उसका नाम मुकेश था और उसकी बहन शिवानी व एक उनकी चाची थी जिनका नाम जो है संतोष देवी था। पत्नी प्रेम सिंह 35 वर्ष। अच्छा, किस गांव की रहने वाली थी सर? ये सभी महमूदपुर बड़ेरा गांव के रहने वाले थे। थाना कौन सा पड़ता है? थाना अतरौली पड़ता है इसका। सर किसी की गंभीर चोट भी थी, किसी को रेफर किया गया क्या? इसमें एक जो शिवानी नाम की बच्ची थी, लड़की, उसके सिर में चोट लगी थी जिस कारण से उसे जो है चक्कर आ रहे थे, जिसको जो है JNMC मेडिकल कॉलेज के लिए संदर्भित किया गया। प्रेम सिंह। पिताजी क्या नाम है? ओम प्रकाश। किस गांव के रहने वाले? मोहम्मदपुर बड़ेरा। अतरौली CSC हॉस्पिटल में आप आए हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जो चोट लगी है। चोट किसकी लगी है? ये हमारी भतीजी है, कोई- हमारी मेरी घरवाली है। कोई विवाद हुआ आप लोगों का? हाँ जी, किन लोगों से विवाद हुआ है? विवाद भयो शराब पी के आई गली में हमारी। कौन लोग थे, क्या नाम है? अल्लाह का नाम है, एक को राजू और छोटे वाले का नाम बड़े को, और एक वो नाम थी तो प्रमोद, एक धर्मपाल। क्या लोगों ने मारपीट करी है? 4 लोग। तो इसमें आपकी तरफ से क्या लोग घायल हुए? क्या लोग घायल हुए आपकी तरफ से? 3 लोग। क्या क्या नाम है? एक को मुकेश, पिता क्या नाम है उसके? रतिराम, और एक राजू, उसका भी नाम रतिराम है। जो घायल हुआ है अच्छा, भाई शिवानी नाम है उनका। शिवानी? हाँ जी। शिवानी पिता क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। हाँ? सुरेंद्र सिंह। और दूसरा मुकेश के पिता का नाम है? सुरेंद्र सिंह। और एक महिला, उनका क्या नाम है? हाँ? संतोष। पति का क्या नाम है उनके? प्रेम सिंह। आपकी पत्नी है? तो आप कहाँ लेकर आए हो उन्हें? अतरौली CSC थाने में तहरीर दी आपने? पुलिस साथ आई है? सर अपना परिचय। श्रावस्ती से बड़ी खबर। जिले में डीजल पेट्रोल की कमी और अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। किसानों का कहना है कि डीजल न मिलने से खेती किसानी का काम प्रभावित हो रहा और पंपिंग सेट चलाने के लिए तेल नहीं मिल पा रहा है, जिससे खेतों में काम ठप होने की स्थिति बन गई। प्रशासन द्वारा डिब्बे और साथ ही जरिकेन के तेल देने पर रोक लगा दी गई है। किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जिससे आक्रोश भी देखने को मिला है। कई पेट्रोल पंपों पर हालात बेकाबू जैसे हैं, लोग घंटों लाइनों में खड़े हैं, वहीं कुछ पंप पूरी तरह बंद है। और साथ ही जब अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों को राहत कब मिल पाएगी और प्रशासन इस संकट से कैसे निपटेगा।
लेकर इतनी दिक्कत है, जो कि मैं बता दूं आपको, मैं श्रावस्ती में गिलौला थाना क्षेत्र में मैं खड़ा हूं। तेल को लेकर इतनी दिक्कत है, जो 50 रुपये में तेल डलवा रहे थे वो आज 500 में डलवा रहे हैं। तेल के लिए इतनी भारी भीड़ भड़कम मच चुकी है कि सरकार उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध खनन को लेकर पूरी तरह सख्त मूड में है और साथ ही खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। वहीं खनन के लिए एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद हरिद्वार पुलिस एसएसपी के द्वारा इकबालपुर पूरी पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें मंगलौर क्षेत्र की, तो झबरेड़ा मार्ग से लेकर नहर किनारे स्थित राणा स्टील के पास बड़े स्तर पर खनन का कार्य चल रहा है, जिसमें डंपरों के द्वारा मिट्टी डाली जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार डंपर में मिट्टी ओवरलोड भरकर और साथ ही वहां पर ओवर स्पीड में झबरेड़ा मंगलौर मार्ग से नहर किनारे राणा स्टील के पास ओवर स्पीड में मौत बनकर दौड़ाई जा रही हैं। आखिरकार मीनिंग की टीम जिस चीज को जांच कर रही है, जो ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। मिट्टी से भरे डंपरों की चपेट में आने से पूर्व में भी रुड़की क्षेत्र में कई घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद भी प्रशासन और शासन किस नींद में सोया है, ये पता नहीं चल पा रहा। उत्तराखंड हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सिविल अस्पताल में एक विशेष मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हज यात्रियों को वैक्सीनेशन ड्रिप लगाकर किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया, सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार हज यात्रियों को हर संभव श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। हमारा लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में हज यात्रियों को और भी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और साथ ही उन्होंने सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि अस्पताल में अब पहले के मुकाबले काफी उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी खतीब अहमद ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए कमेटी विशेष प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन कैंप के दौरान हज पर जाने वाले जायरीन के चेहरे पर खुशी और उत्साह भी देखने को मिल रहा। कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो और इस बार पहले की भांति पहले एक टाइम तय होता था कि सब एक ही फ्लाइट में जाएंगे। अब कभी भी कोई जा सकता है, उनको अपनी पसंद से फ्लाइट चूज करने की इजाजत है। और क्योंकि कोविड का अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रॉब्लम्स चल रही है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोविड के वैक्सीनेशन भी होंगे, इसलिए हॉस्पिटल्स में स्पेशल इंतजाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कराए गए हैं कि सबके एक्सरेज होंगे, चेस्ट एक्सरे होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहता हूं कि दिल की गहराइयों से मैं अपनी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को और अपने मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार इंतजाम तमाम हाजियों के लिए कराए हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं कि उन तमाम लोगों ने, उनकी टीम ने बहुत शानदार इंतजाम हाजियों के लिए कराए और सारे हाजी दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला ये जंग को रोक दे। अभी मैं कई बुजुर्ग महिलाओं से मिला, वो भी रो रो के दुआएं कर रही हैं कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए, हम हज पे आसानी से चले जाएं, क्योंकि जंग से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। जंग से हमेशा इंसानियत शर्मसार होती है और कोई भी मजहब इस जंग की इजाजत नहीं देता। ये जिंदगी जीने के लिए बहुत थोड़ी है, नफरतों के लिए बहुत छोटी है, और नफरतों का जो अंबार है वो समाप्त हो और ये जंग रुके और लोग हंसी खुशी सबकी सलामती की दुआ करें, मुल्क की सलामती की दुआ करें, उस दिशा में मुझे उम्मीद। देखिए अभी तो जितना कोटा हमारे पास था, हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है, कहीं से कहीं तक कोई कमी किसी के लिए नहीं आई है और सब लोग हज पे आसानी से जा पा रहे हैं, कहीं से किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी, क्योंकि भारत का लाइन दुनिया के साथ अच्छी है, अरब के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो जब जब जरूरत होती है सरकार कोटा बढ़ाती है। और उत्तराखंड के तो जो माननीय हज मंत्री है उनको मैं बधाई देता हूं कि वो लगातार इस बात के लिए संघर्ष करते रहते हैं कि यहाँ कम से कम जिन्होंने अप्लाई किया है कोई खाली हाथ ना रहे। दिशा से दिखानी है, वो वक्फ बोर्ड के सीईओ बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, आपके भी काफी वजह है, लेकिन कोर्ट से तो राहत नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में नहीं, मुझे लगता है इस तरह की लाइनअप नहीं होती है। अधिकारी आते जाते रहते हैं, सरकारें अपना काम करते रहते हैं।
और यहाँ पर सभी यात्रियों से मिलना हुआ, सभी को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा अच्छी रहे, सफल रहे। और टीकाकरण बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि कोरोना के बाद से काफी सारे दिक्कत आई थी, तो इसमें पोलियो ड्रॉप से लेकर टीकाकरण से लेकर ब्लड टेस्ट से लेकर सभी टेस्ट यहाँ पर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो सभी यात्रियाँ सब टेस्ट कराएं और एक जो ग्रीन कार्ड मिल रहा है उस कार्ड को लेकर वापस जाए, ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई रोके ना उनको। तो आज हज कमेटी द्वारा यहाँ पर हमारे शादाब भाई और हमारे भाई आए थे, तो इनके साथ मैंने यहाँ पे विजिट किया और सभी यात्रियों को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा जो है अच्छी रहे और खुदा से वो सबकी अमन शांति के लिए दुआ करें। देखिए, ऐसी ही हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए काम करते हैं और हज यात्रियों के लिए उन्होंने बहुत संभव प्रयास किए कि यात्री जो जाए उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का, जिन्होंने यात्रा को सुगम बनाया और जो भी यात्री जाएंगे उनकी यात्रा सफल हो और जो दुआ मांगने जा रहे हैं उनकी दुआ कबूल हो। कमियां होती रहती है, उसको दूर करा जाएगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो भी दिक्कत आएगी किसी यात्री को तो उसको दूर करा जाएगा। धन्यवाद। वास्तव में 447 लोग जो हरिद्वार जनपद से हज यात्रा में जाएंगे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और जो हज कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से, सादाब समझी की ओर से और हमारी पूरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे 1360 हाजी जो चयनित हुए, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज सबके मन में खुशी की लहर है कि उनको ये दिन मिला। आज टीकाकरण का जो पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हमारे कैबिनेट मंत्री बत्रा जी ने यहाँ पर आके की है। उनके साथ में हमारे देशराज कर्णवाल जो पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में हमारे दर्जा राज्य मंत्री हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर आज इसका टीकाकरण का जो शुभारंभ है उसमें यहाँ पर प्रतिभाग लिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार वो प्रयासरत हैं कि जो हमारे यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिलें और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो पाए। इस बार जो हमारी जो गाइडलाइन आई है, पिछली बार खाली टीकाकरण होता था, इस बार कई जांचें हैं जो हमारी खून से संबंधित जांचें हैं और एक्सरे हैं, कोविड की भी जांच है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक दिन में लगभग संभव नहीं था, तो इसको देखते हुए जो सारे जो हॉस्पिटल हैं हमारे प्रदेश के जो चयनित किए हमने सारे उसमें होंगी। लेकिन प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा जैसे पुरानी जो उस पर रहा उसी तरह से फिर से रहेगा। हमारे लिए तो ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यहाँ अभी तक कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि जितने हाजियों ने आवेदन किया और उतने हाजी ना जा पाए। ये अभी सारी जो प्रक्रियाएं लगभग शुरू हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि अप्रैल माह से लगभग शुरू हो जाएगी। हाँ, ये व्यवस्थाएं जो है बोर्ड का और शासन के निर्णय के आधार पर ही होगा। ऋषिकेश में आईटीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत देर रात होटल नवरंग में पुलिस की छापेमारी हुई। इस छापेमारी में पुलिस ने नेपाली थीम पर शुरू हुई कसीनो को पकड़ा है और मौके पर करीब 20,000 कॉइन और 60,000 रुपए नगद और 6 बोतल शराब, 20 रुपए के नकली नोट और वहां पर अनगिनत ताश की गड्डियां बरामद की हैं। करीब 10 महिला डांसरों सहित 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के 7 लोकल और साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने होटल को सील कर दिया और साथ ही मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सीओ नीरज सेमवाल के नेतृत्व में होटल में अचानक छापेमारी की। पुलिस को देखते ही होटल में अवैध रूप से कसीनो खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया और वह भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस को घबराने में वहां पर घेराबंदी ने उन्हें भागने नहीं दिया। और अब तक की जांच में पता चला है कि गुमानी वाला श्यामपुर निवासी अशोक थापा नेपाली थीम पर इस कसीनो को चलाने की कोशिश कर रहे थे।
बिहार के गया जिले के डोभी चेकपोस्ट समीगेट चौकी अंतर्गत उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 2 कारों को जब्त किया है। इस अभियान के दौरान तकरीबन 149 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और साथ ही 4 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। बरामदगी उत्पाद विभाग की टीम नियमित वाहन जांच कर रही थी, तभी 2 संदिग्ध कारों को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहनों के विभिन्न हिस्सों में छिपा कर रखी गई कुल 149 लीटर विदेशी शराब मिली है। गिरफ्तारी तस्करी के मामले में संलिप्त 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। विभाग अब इनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रहा है और चारों व्यक्तियों ने एक अभिराज कुमार पिता संजय शर्मा और साथ ही टेनकुपा थाना जिला गया, दूसरा अर्जुन कुमार पिता सुरेंद्र साफ थाना बाढ़ थाना जिला पटना, तीसरा रोशन कुमार पिता प्रहलाद महतो चुटिया थाना रांची, चौथा सौरभ मंडल पिता राजदूत मंडल ग्राम कांटा टोली बोहर बाजार तथा जिला रांची झारखंड के रहने वाले। जानकारी उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रिय रंजन कुमार ने पत्रकारों को दूरभाष पर दिया है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में एक युवक को नशे करने से रोकने पर उसे भारी पड़ गया। मृतक की पहचान रोशन कुमार पिता जमुना मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि 23 तारीख की शाम करीब 7 बजे रोशन कुमार के घर के सामने कुछ लोग नशा कर रहे थे और इसका विरोध करने पर आरोपी रोहित कुमार और आशीष कुमार, गुलजारी कुमार और साथ ही किसलय कुमार एवं 7 से 8 अन्य युवक ने मिलकर रोशन कुमार का बेरहमी से उसे पिटाई कर दिया और साथ ही पिटाई के दौरान रोशन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजनों द्वारा रोशन को तुरंत भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कल शाम करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई है। मृतक रोशन कुमार की शादी 8 मई वर्ष 2025 में हुई थी और उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी और परिवार में वह 4 भाइयों में तीसरे स्थान का था। रोज हमारे माल पियला रोज समझा रहे कल के रोज हमरा समझा रहे बस उतना समारोह किए 7 बजे सांझ के बस समझल के नहीं पीबिया मुँह गलिए कलिए हमरा तो काम की करे लगले जो न पिए रहे हम पीबे तो रोके वाला हमरा केस के बस देखे लेकिन लिए हम अपना बेटा गिची घर कर लिए फेनो 10 मिनट बाद फोन करे सल्ला लड़का के बोला लेके सामान ले लेके रख लेके तख्ता लेके ले सबका घर घुसा दिले खाली में छिटकी नहीं लगवा पालिए सब न देखे ले कैमरा हमरो बेटा गिची लेके मारा लगले बड़का का फेनो छटका गले बच्चा हमरा मल के मुँह गिरी गलिए बड़का बेटा के माल के कटी गले लीलार फुली गले छर लौबा ले छटका फेनो गले बच्चा छड़ा दिलके बड़का का छटका गले बस ओकरा मारलके यो मारलके बस हमरो बेटा बेहोश हो गले ओसे रोशन नच के जे डेट होले हमरो बेटा खत्म होले छोटो छे चंदन नाम छे अभी ओकरा गाँव छे हाँ मैयागंज में छे मतलब इसमें नशा मना करे के बाद ओकरा हाँ हमरो बेटा पिए ने रे बाबू ओकरा खाली समझल के हमरा गरल गन नहीं पी पर परिवार छे लेडीज से छे उन्ना जाके पिए लड़का सब छले मारे मतलब कहां रोज लेते सब मथुरा पुरर छिके कितना लड़का छे पहले 4 गोल रे पिए गाड़ी लगा देलके मेंटनो मोटरसाइकिल पिए लगले वहाँ के लिए रोज रोज समझा छो जा खुना पिया खो नहीं पी हमरा घरल गाँव समझा बुझा दिलिए चल लगले कलकत्ता कसर निकाली लेबो तो पिए हमरा मना करे छे। यहाँ घर बने न जाता अपना जमीन के में पीवे न बहारी में बस अभी फेनो फोन कर लेके सल्ला लड़का बोलाल के चारों बगल घर घेरी लेके हमरा कोई गाछी चढ़ी ले कोई पेड़ में नुका गेले पुलिस का सूचना दलो नहीं देने रे बाबू हमरो बेटा बेहोश लेन बस ओकरा ले डॉक्टर कन गेलिए कहां लो डॉक्टर पहिना गेलिए मो गांव में हमरा जा राम छे ओकरा गांव में नहीं के चल के फेनो गेलिए तो मोकल के इधर कन जे हम नहीं के चल के नाथ लगर भागलपुर में कन हमरा बेटा के चल के जा लो
हाँ? 23 तारीख का 7 बजे सांझ के होलो रे। बाहर में नशा करत मना कर। हाँ सोमवार दिन चले। शादीशुदा छे? हाँ शादी छे होलो जे कन्या ने ऊपर तक करना था ना अभी छे न होय वाला। हाँ हमरा रीना देवी घर मथुरापुर। घटना हुआ, मैं स्मैक पीने के लिए गया था, इसी में ये समझाया तो वो लोग बिगड़ गया इस पे और मारने शुरू कर दिया। समझा के भेजा, इसका गार्जियन को करने गया तो फिर से घूम के आया, फिर इसको गाली गलौज करने लगा। फिर हम गए, फिर हम वो लोग को समझा के भेज दिए। फिर दोबारा 10-12 बंदा लेके आया लोहा रड लेके, तब इसको मार दिया। पहले हमको मारा, फिर मेरा सर फट गया, मेरे को चक्कर आ गया, उस जगह हम गिर गए तो मेरा भाई पीछे खड़ा, तो मेरा भाई मेरे को घिसने गया, बस इसको सर में मार दिया, बस उसी जगह ये बेहोश हो गया। मारा है आशीष कुमार, रोहित कुमार, गुलजारी कुमार, किसले कुमार है। ये इसका रोशन कुमार, जामुन मंडल, मथुरापुर, नाथनगर। ये ढलाई का काम करता था सर। शादी हो गया है, इसका बीवी प्रेग्नेंट है 6 महीना का सर। पत्नी का नाम है रुचि देवी। हाँ मैं उसका बड़ा भाई हूँ सर, चंदन कुमार। सर मेरा पति आया काम करके यहाँ पे बैठा था, यहाँ से खींच के मुँह मार दिया रड से कपाल में, बेहोश हो या तो होश ना आया। क्या कौन काम करता है आपका पति? ढलाई में जाता था सर। हाँ क्या क्यों मारा था उसको? वो इस्माइल पीने के लिए था तो वही बोला कि नहीं पीने के लिए, उसी से मरा। कब? 7 बजे 23 तारीख के सोमवार को मरा। मना करने पर? हाँ मना करने पर मरा सर। कितने लोग से थे वो लोग? 15 आदमी से थे सर। सारा बोल सकते क्या क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ वही रात से मरा था सर, कनपट्टी में खून जम गया था, इसीलिए बेहोश हो या तो होश ना आया। क्या नाम था? रोशन कुमार। कब शादी हुआ था? शादी हुआ था अगले साल बैसाख में। क्या नाम हुआ आपका? रुचि कुमारी। कहाँ शादी हुआ था? कनकेटला मेरा ससुर ले रहा है सर। कनकेटला ले रहा है मेरा। कौन थाना? कनकेटला पर्वत। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने लोकसभा सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जेडीयू की उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने का भी गंभीर आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि गिरधारी यादव लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग बयान और गतिविधियों के कारण नेतृत्व की नाराजगी झेल रहे थे। और इस बीच बिहार भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गिरधारी यादव पहले भी कई मौकों पर पार्टी के निर्माण और निर्णयों का विरोध करते आए हैं। इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बेलहर सीट से अपने बेटे की राजद प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए भी वे नजर आए थे। देखिए, बांका के एनडीए सांसद गिरधारी यादव जी अपने आंखों में राजद का सुरमा लगाकर और वो एनडीए पर आंखें तरे रहे, तो उसका हश्र तो ऐसा होना ही था। कहते हैं ना कि जो जस कर ही तसी फल चाखा। तो ओम प्रकाश बिरला जी को जदयू के नेता जो संसद में है कामत जी, उन्होंने उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। गेंद भले ही अध्यक्ष जी के पाले में है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशी के साथ, वो जो उनके पुत्र भी थे बेलहर से, उनके साथ खड़े नजर आए, उन्होंने अपने जदयू से बगावत की, बल्कि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने एनडीए के विपक्ष में जाकर बोलने का काम किया। तो ऐसे मुझे लगता है कि अनुशासनहीनता का परिचय देने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उनके दल के अंदर ऐसा कानून जरूर है जिससे कि वो उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं ऐसे फैसले का स्वागत करती हूँ।
देखिए बात गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुलेबट्टा मैदान में शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर महावीरी झंडा स्थापित किया गया। आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ झंडा गाड़कर भगवान श्री राम की आराधना की। इसके बाद नवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो सुलेबट्टा मैदान से शुरू होकर धनगाई रोड स्थित नदी किनारे देवी मंदिर होते हुए सुलेबट्टा मोड़ से वापस मैदान में पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान वहां पर कई लोग भक्ति गीतों से पूरा क्षेत्र भक्ति में रहा। आयोजकों के अनुसार 28 मार्च को दशमी के अवसर पर सुलेबट्टा मैदान में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में आसपास के सैकड़ों गांव से लोग महावीरी झंडा लेकर पहुंचेंगे। साथ ही आकर्षक झांकियां और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जमुई बोध मन तालाब स्थित चैती दुर्गी मंदिर में चैती दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित पूजा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूरे क्षेत्र में भक्ति एवं श्रद्धा का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिससे पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकी। चैती दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्यों ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे लाइन में लगकर मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन करें, ताकि एक दूसरे का सहयोग करते हुए व्यवस्था भी बनाए रखें। विशेष राज की ओर से माता के कंधे में 50 रुपए का भेंट आया है। माता उनकी सभी मनोकामना। 29 तारीख को संध्या 3 बजे विसर्जन होने जा रहा है और उसी दिन सारा पूजा का समापन भी हो जाएगा। यहाँ की महिमा बहुत अपरंपार है। ये प्रतिमा यहाँ पे कितने वर्षों से स्थापित की जा रही है? ये प्रतिमा तो बहुत पुराने समय से यहाँ स्थापित की जा रही है। हम लोग के समय जन्म से भी पहले से है। इसका एग्जैक्ट ईस्वी तो हम नहीं याद है, लेकिन ये बहुत पुराने वर्षों से चले आ रही है। हम लोग के पूर्वज ही चला रहे थे। यहाँ पे सन 1938 से, ये सन 1938 से स्थापित ये है। यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ आ रही है। प्रशासन के तरफ से सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है?
प्रशासन की तरफ से सुरक्षा दिया गया है। कल भी सुरक्षा थे, कल महिला गार्ड भी थी और जेंट्स गार्ड भी थे और पूरा सपोर्ट कर रहे थे। कल बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अंत में यहाँ के श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ के श्रद्धालुओं को बोलना चाहें, लोग पूरे परिवार के साथ आए। यहाँ पे माता के बहुत अच्छा मेला लगता है। आप पूरे परिवार के साथ आए, यहाँ घूमे फिरे और यहाँ आप भी मेला में सम्मिलित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जमुई नगर में पावन पर्व रामनवमी के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाराजगंज मार्ग से गुजरते हुए बौद्ध मन तालाब स्थित चैती दुर्गा मंदिर के समीप संपन्न हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालु भगवान श्री राम के जयकारों के साथ पूरे मार्ग में वहां पर मौजूद थे। भागलपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर स्मार्ट सिटी भागलपुर शक्ति शहर आस्था और उत्साह के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आया। हिंदुत्व सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित भव्य शोभा यात्रा ने पूरे शहर को राममय बना दिया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए और जय श्री राम के नारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। हर गली, हर चौक, हर मार्ग पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत मायागंज स्थित महाकालेश्वर मंदिर से विधिवत पूजन अर्चन के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। मंदिर परिसर में विशेष पूजन के बाद भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा को रवाना किया गया। इसके बाद ये यात्रा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से घंटाघर चौक, स्टेशन रोड और तिलका मांझी चौक सहित कई इलाकों से गुजरते हुए पुनः मायागंज स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर पहुंची है। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, भव्य प्रतिमा, भारत माता की आकर्षक झांकी और नंदी की सजीव प्रस्तुति श्रद्धालु के विशेष आकर्षण का केंद्र रही। भक्ति गीतों की मधुर धुन, ढोल नगाड़ों की गूंज, बैंड बाजों की ताल और साथ ही लेजर लाइट की चमक ने पूरे माहौल को दिव्य और उत्साह में बना दिया था। आज हिंदू सेवा संघ के द्वारा श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे शहरवासियों का, आप आज पूरे शहर को भक्तिमय कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदू सेवा संघ के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन हिंदू सेवा संघ की तरफ से करता हूं और मैं आग्रह करता हूं जो भी लोग शोभा यात्रा में अभी तक उपस्थित नहीं हुए वो तो राम के जयकारे के साथ, जोश के साथ श्री राम जी के शोभा यात्रा में अभी भी सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। बोले जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि पूरे रूट पे इसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोग रोड के माध्यम से निगरानी रख रहे हैं तो हम लोग वो ऐसा जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो की गई है ताकि पुलिस को कोई कठिनाई ना हो, जनता को भी कोई कठिनाई ना हो। तो पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। पूरे रूट पर पूरी सतर्कता है और फोर्स मजिस्ट्रेट और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं सब की गई है। उससे भी ज़्यादा जो आवश्यक है इसमें एक सोशल कंट्रोल और सोशल नॉर्म का एक पालन होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हिसाब से सब कुछ ठीक से चल रहा है और जुलूस भी लगभग समय पर ही है और पूरे रूट पर जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा हम लोग बिल्कुल इसको ध्यान से इसको देख रहे हैं और अभी सब कुछ ठीक से कोई इशू नहीं है। आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि अच्छे से इसको करें और किसी तरह की किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे किसी को भी कोई दुख या तकलीफ नहीं। सहरसा जिले के
सोनवर्षा राज प्रखंड मुख्यालय के ठीक सामने बीडीओ कार्यालय के नाक के नीचे हो रहे उजाला बालू में मिट्टी मिलाकर खुलेआम धांधली का खेल जारी है। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी है, फिर भी अनदेखी की जा रही है। लोगों का कहना है जब मुख्यालय के पास ही इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है तो पंचायतों में विकास कार्यों की गुणवत्ता कैसे होगी। आम जनता के पैसों की भी बर्बादी हो रही है। जनता अब सवाल उठा रही है, आखिर कब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा? क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा या यूं ही सब कुछ चलता रहेगा? भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में सीएम आवास के पास 24 से 25 मार्च की मध्य यात्री में सीवर लाइन का काम चल रहा कर रहे मजदूरों में मारपीट और फायरिंग की सनसनीखेज घटना से फरार चल रहा आरोपी वहां कौशल के आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। और साथ ही थाना प्रभारी हरलाल मीणा ने बताया कि पूरा मामला कॉन्ट्रैक्टर पुष्पेंद्र और ठेकेदार सतीश के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि पुष्पेंद्र ने अपने परिचित ब्रजेश उर्फ बिरजू और साथ ही कौशल सिंह समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर सीवर लाइन का काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट कर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के दौरान ठेकेदार सतीश को गोली लग गई। इसके बाद पूरी घटना में कुल 4 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने कौशल की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी और विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों की तलाश भी लगातार जारी है। नंबर 185/26 जो 24-25 की रात्रि को जवाहर नगर में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी। उसमें 2 मुलजिम हमने तत्काल गिरफ्तार कर लिए थे और तीसरा मुलजिम का जो नाम आ रहा था वो कौशल का नाम आ रहा था, जो लखनपुर थाने का एचएस है और उस पर लगातार दबिश दी जा रही थी और पुलिस द्वारा टीमें जो गठित करके लगातार संबंधित स्थानों पर उसकी ठिकानों पर दबिश दे रहे थे, तलाश हम कर रहे थे। इसी के पुलिस के दबाव में आकर के और उस प्रकार से आज उसने न्यायालय में SDM 2 भरतपुर न्यायालय में वो सरेंडर हुआ है, जिसको तुरंत न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर मैंने SHO में जाकर के उसको न्यायालय में आदेश से उसको सुपुर्द लेकर के अनुसंधान हेतु लेकर के और थाने पर लेकर आ रहा हूँ। और अब उससे मैं अनुसंधान कर रहा हूँ कि इस घटना में और कौन कौन लोग इसके साथ संलिप्त थे, इसमें गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है और जैसे भी आएगी हम आपको मीडिया को बताएंगे। ठीक। भरतपुर शहर के पाई बाग क्षेत्र स्थित मुख्य डाकघर में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस बम निरोधक दस्ता BDS और एंटी स्पोटास टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में घेर लिया। एहतियात के तौर पर पोस्ट ऑफिस पर पासपोर्ट ऑफिस दोनों को तत्काल खाली करा दिया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो बम निरोधक दस्ते के खिलाफ मिलकर पूरे परिसर की गहन जांच कर रही। COCT नरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य डाकघर के प्रबंधक को कई ईमेल के जरिए पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह धमकी भरतपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के कई इलाकों में इसलिए प्रकार के मैसेज हो सकते हैं। प्रबंधक हैं मुख्य डाकघर के, उनका फ़ोन आया था कि इस टाइप से कोई मेल प्राप्त हुआ है उनको तो बम की धमकी का, और इस पर SHO कोतवाली और मैं मौके पर आए और BDS और टीम को भी बुलाया है मौके पर और मेल को चेक किया कि ऐसी पर्टिकुलर इस पोस्ट ऑफिस को तो ऐसी कोई धमकी नहीं है। ये तो ऑल ओवर इंडिया में कोई मैसेज कोई दिया मेल में तो इन जनरल है, फिर भी एहतियात के तौर पे इसको चेक करवाया जाए।
पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी और साथ ही रेलखंड पर सघन टिकट जांच व अवैध वेंडर और साथ ही जांच अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान ट्रेनों एवं स्टेशन पर व्यापक इंतजाम जांच करते हुए बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों एवं अनाधिकृत वेंडरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 160 प्रकरण दर्ज किए गए और साथ ही 47,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। राजकीय तिथि पद्म विभूषण दाजी का अजमेर में ध्यान सत्र। आध्यात्मिक सत्र में पूज्य दाजी का संदेश, मनोबल और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ध्यान आवश्यक है। हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक मार्गदर्शक पूज्य दाजी मेडिकल कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को हृदय आधारित ध्यान योग का अनुभव कराया गया और सभागार भरने के पश्चात व्यवस्था के लिए बाहर लगाई गई कुर्सियां भी कम पड़ी है और साथ ही अभ्यासियों ने सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान किया। ध्यान सत्र में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककुआनी सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित ध्यान सत्र में पूज्य दाजी ने शुक्रवार को मनुष्य के मस्तिष्क से सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के द्वंद्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध पड़ जाए तो फाड़ देती है, वैसे ही ठीक नकारात्मकता बहुत शक्तिशाली होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक महकते कमरे में खुशबूदार फूलों की महक को एक मछली की गंध दुर्गंध में बदल देती है और नकारात्मक विचारों का असर हमारे जीवन में गहरा पड़ता है और यही हमें मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को हानि पहुंचाता है। पूज्य दाजी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि शनि आड़े आ रहा है, उसकी पूरी योजना प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि विकसित देशों में ज्योतिष और धर्माचार्य पूजा का असर कम होता है, लेकिन वहां की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण आशावादी दृष्टिकोण है। आशावादी होना मस्तिष्क और मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों से ऊर्जा हानि को भी कम करता है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 25 वर्ष के बाद में हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड पूज्य दाजी कमलेश डी पटेल आज अजमेर की धरा पर पधारे हैं। यहाँ पर दाजी ने आज 6 बजे ध्यान का सत्र लिया और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, जीवन में किस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए और जीवन की वास्तविकता क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर प्रकाश डाला। कई प्रश्नों का उत्तर दिया और दाजी 160 देशों में जो हार्टफुलनेस फैला हुआ है उसके ग्लोबल गाइड हैं। खुद दाजी फार्मा बिजनेस से संबंधित है। 40 वर्षों तक अमेरिका में सेवाएं देने के बाद में अब ये कान्हा शांतिवनम में पूरी तरह से ध्यान को और अध्यात्म को समर्पित है और सभी भागों में घूम करके ध्यान के सत्र करवा करके और अध्यात्म का संदेश देते हैं, अध्यात्म सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं। पूज्य दाजी ने कई प्रकार के अन्य सेगमेंट भी स्थापित किए, जैसे पर्यावरण के लिए काफ़ी काम चल रहा है हमारे फॉरेस्ट फॉर हार्टफुलनेस। बच्चों के विकास के लिए ओवरऑल कैसे विकास हो, तो 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए ब्राइटर माइंड की हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ब्रेन एक्सरसाइज के माध्यम से माइंड के दोनों पार्ट को विकसित किया जाता है और बच्चे जो आंखों से देख करके चीज़ें पहचानते हैं वो सूंघ करके, स्पर्श करके, विचार के द्वारा उस माध्यम से सभी इंद्रियों का प्रयोग करके और चीज़ों को पहचान लेते हैं। साथ में वेलनेस के कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन बेसिकली जो काम है वो है ध्यान का। तो ध्यान सिखाना इस हार्टफुलनेस संस्था का मूल मकसद है। ये जो संस्था है वो श्री रामचंद्र मिशन संस्था है, जो 1945 में शाहजहाँपुर में स्थापित की गई थी बाबूजी महाराज के द्वारा और उसके 4 गुरु हुए और पूज्य दाजी इसके गुरु परंपरा के चौथे गुरु हैं। तो मैं सभी अजमेर वासियों से ये अपील करूंगा कि कल 7:30 बजे दाजी पुनः ध्यान का सत्र लेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप सभी उसमें पधारें और दाजी के यहाँ होने का
तन मन पूरी मानसिकता के साथ, दिल के साथ वहाँ बने रहें और उसका साबित लाभ करें। मैं मुकेश कुमार हूँ और RS 2011 बैच का हूँ। अभी मैं उप सचिव हूँ गवर्नर साहब का जयपुर में। और अजमेर शहर में हम तो सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर श्री कमलेश जी पटेल, जिनको बड़े स्नेह और सम्मान के साथ हम दाजी भी कहते हैं, वे आज अजमेर आए और लगभग 1000 लोगों को उन्होंने संबोधित किया। और जिस रूप में आज का मानव अपने मन को शांत रखना चाहता है, अशांत रहता है, उसको शांति के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए जो मार्ग है, किस प्रकार से हम सकारात्मक सोचें, किस प्रकार से हम पॉजिटिव सोचते हुए अपने मन को स्वस्थ रखें, कोई हार्टफुलनेस का कार्यक्रम जो आपने शुरू किया कई देशों में भी चल रहा है और देश भर के भी कई प्रदेशों में चल रहा है। राजस्थान में 41 जिलों में और 160 तहसीलों में चल रहा है। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आपका संबोधन हुआ, ध्यान कराया, उससे सब प्रभावित हुए। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों को आकर के भाग लेना चाहिए ताकि जीवन की सार्थकता भी समझें और ज़िंदगी के अंदर सफलता के लिए जो कुछ भी सकारात्मक चाहिए उसका भी बने। आज शाम को कार्यक्रम रहा, कल सुबह भी 7:30 बजे उसी ऑडिटोरियम में है। मैं जनता से अपील करूँगा जो आज नहीं आ पाए, कल इस कार्यक्रम में आकर के निश्चित रूप से अपनी एक सुखद अनुभूति करें। आप भी इस कार्यशाला का हिस्सा रहे, क्या अनुभव किया आपने आज? वैसे तो अच्छा ही अनुभव किया, क्योंकि इस समय देश में सनातन संस्कृति का काम चल रहा है और उसके लिए कई अपने अपने माध्यमों से सकारात्मक प्रयत्न चल रहे हैं और सात्विक शक्तियाँ में काम कर रही हैं। उसमें से यह भी एक सात्विक शक्ति है जो सकारात्मक काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सारी शक्तियाँ मिलकर के भारत को उसी परम वैभव पर ले जाएंगे जहाँ पे भारत रहा है। अलवर शहर में शुक्रवार को यूआईटी ट्रस्ट की बजट की मीटिंग में कलेक्ट्रेट डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की मौजूदगी में अहम फैसले लिए गए। अलवर शहर के समग्र विकास को गति देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट एवं नगर विकास न्यास यूआईटी के अध्यक्ष डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इसमें कल करीब 310 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इससे शहर की बुनियादी ढांचों और साथ ही सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीदें हैं। अलवर कलेक्ट्रेट डॉक्टर अर्तिका ने बताया कि शहर की सड़कों के सुदृढ़ीकरण और साथ ही एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। क्राइम की कंट्रोल योजना के लिए अलग से कैमरे भी लगाएंगे। बारिश से पहले नालेवार ड्रेनेज का पूरा काम होगा। इसके बराबर वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस रहेगा। कई सालों से अटका मार्बल मंडी का काम अब पूरा हो सकेगा। केंद्रीय जेल की शिफ्टिंग का काम भी आगे बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क निर्माण को स्वीकृति दी जाएगी। वहीं ऐतिहासिक स्थलों का लाल डिग्गी और साथ ही बाला किला के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बोर्ड का बजट आज हमने पास किया है आगामी साल के लिए, जिसमें मुख्यतः नई स्कीम्स पे काम किया जाएगा, ऑप्शन पे फोकस किया जाएगा, जिससे कि यूआईटी का राजस्व बढ़ेगा जी। और स्पेसिफिक की जहाँ तक बात है उसकी डिटेल्स अभी आपको मिल जाएंगी। स्पेसिफिकली कुछ नए काम जो इस बार शहर में लिए हैं, उसमें एक तो हमारे जो मार्बल मंडी का प्रोजेक्ट था जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, उसको फाइनलाइज हो गया है वो, और आगामी 2 से 3 महीने में वो क्रियान्वित भी उसकी हो जाएगी, उसको फाइनल किया है। इसके साथ ही ANPR कैमराज, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, एक जो सिस्टम होता है, उसको हमने लिया है अलवर में। थोड़ा जो एक्सीडेंटली क्राइम्स और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हसन खां मेवात में एक एडवांस स्पोर्ट्स सेंटर की हमने अभी स्वीकृति जारी की है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम के तहत उस पर और काम किया जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण पूरे शहर में ही वाटर हार्वेस्टिंग और नालों के जो काम है जो हमें आगामी बारिश के पहले फिनिश करने हैं, उनकी स्वीकृतियाँ जो स्टेट से आई थी उनको मंजूरी दोबारा से देते हैं काम के लिए। और साथ में आगामी साल में हमने फोकस किया है AI के माध्यम से रोड्स
को कैसे सुदृढ़ किया जाए, तो उसका एक प्रोजेक्ट अभी मैंने अप्रूव किया है कि आगामी दिनों में हम AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलवर शहर के रोड्स का एनालिसिस करेंगे और उस पर काम करेंगे। और इसके साथ ही कुछ जो हमारी लैंड अलॉटमेंट्स की, जैसे केंद्रीय जेल को शिफ्ट करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के इस बार बजट घोषणा का है, तो उसमें भी मीनापुरा में जमीन लेके उसका भी प्रस्ताव आ जाएगा। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर और पार्किंग को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक संपूर्ण सर्वे कराया जा रहा है UIT द्वारा, जिसकी रिपोर्ट अभी 2 दिनों में मेरे पास आ जाएगी। उस पर हम आगे काम करेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग जो एक शहर में अब तक नहीं हुई थी, उसके लिए आज 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है SCPWD और DS के अध्यक्षता में, जो आगामी 7 दिवसों में हमारे मल्टी लेवल पार्किंग की 2-3 जगहें चिन्हित हैं, उनको फाइनलाइज करेगी और इस साल हम शहर में एक मल्टी लेवल पार्किंग जरूर शुरू। एक मैडम, ठेकेदार टाइम ऑफ पीरियड भी तय किया है क्या? जितनी भी योजनाएं हैं और आपने उनका टाइम ऑफ पीरियड, सभी का पीरियड ऑफ कंप्लीशन हमने रखा है और उसके लिए एक IT प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, जिससे UIT की कोई भी योजना डिले ना हो। ठेकेदारों का जो आपने बताया, उसकी मेरे पास बहुत दिनों से आ रही थी कि उनके बिल्स बहुत डिले हो रहे हैं जयपुर के, तो उसके लिए भी हमने उनके हित में डिसीजन किया है कि एक लिमिट के नीचे के बिल अब UIT स्तर पे ही हो सकते। कितने तक के होंगे वो अभी फाइनल कर लेंगे, अराउंड 1 करोड़। अच्छा। दूसरा मैडम ये है कि आपने सितंबर 24 में आए थे, आपने शहर में 3 काम बहुत बढ़िया किए, जैसे सफाई, स्वच्छ और पर्यावरण। अब ये जो काम किए हैं, ये काम कंटिन्यू रहेंगे इसके आप हैं? बिल्कुल ये रहेंगे। आज भी हमने UIT द्वारा ग्रीन बेल्ट का सर्वे कराया था। अच्छा। और हमारे पास 25 हेक्टेयर भूमि UIT की ओनरशिप में निकल के आई है, जहां आगामी 3 वर्षों में हम सघन वृक्षारोपण, पार्क्स और ऐसी चीज़ें बना के NCAP में जो हमें फंड मिलता है उसका सदुपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये ग्रीनरी, स्वच्छता, इन पे फोकस। अच्छा, जैसे जोड़ बन रहे पानी के उसको बढ़ाने के लिए, उसका जल स्तर बढ़ाने के लिए जोड़ बनाए जा रहे हैं, तो जोड़ों में मिट्टी जो ली जा रही है, कई बार मिट्टी उसी में से निकालते हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक बिल्कुल ये चेक कराएंगे। 3 बड़े जोड़ अभी नगर निगम के कंप्लीशन स्तर पे आने वाले हैं, तो उनमें जरूर हम चेक। अच्छा, एक नंबर में लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपका ये रोड है बिजली घर चौराहा है, ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से जो लोग जाते हैं तो उस लाल बत्ती रुकना पड़ता है उनको, अगर वो गली खुल जाए, स्लिप लाइन। राजकीय अतिथि पद्म विभूषण दादाजी अजमेर ध्यान सत्र में आध्यात्मिक सत्र में पूज्य दाजी का संदेश, मनोबल और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ध्यान दें और साथ ही आवश्यक है। ये हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक मार्गदर्शन पूज्य दाजी महाराज कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को हृदय आधारित ध्यान योग का अनुभव कराया गया। सभागार में भरने के पश्चात व्यवस्था के लिए बाहर लगाई गई कुर्सियां भी कम पड़ गई। अभ्यासियों ने सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान किया है। ध्यान सत्र में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित ध्यान सत्र में पूज्य दाजी ने शुक्रवार को मनुष्य के मस्तिष्क में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के द्वंद्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध को फाड़ देती हैं, ठीक वैसे ही नकारात्मकता बहुत शक्तिशाली होती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक महकते कमरे में खुशबूदार फूलों की महक को एक मछली की गंध दुर्गंध में बदल देती है। नकारात्मक विचारों का असर हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है और यही हमें मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को हानि भी पहुंचाता है। मैं आपसे कुछ अपने जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। हमारे कमलेश डी पटेल, जो कि पूज्य दाजी के नाम से जिसे दुनिया जानती है, वो भी अजमेर और पधारे में और राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। हार्टफुलनेस निःशुल्क ध्यान पद्धति है, जिसे सभी के लिए 15 वर्ष के व्यक्तियों के लिए सभी के लिए ये उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है, साथ में अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित कर सकता है। हार्टफुलनेस का राजस्थान में बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है। राजस्थान के जो 41 जिले हैं, सभी 41 जिला मुख्यालयों पर हार्टफुलनेस के ध्यान पद्धति का नियमित रूप से वो करने वाले, ध्यान करने वाले लोग बाग हैं। उसके अलावा 426 तहसील में से करीब 126 तहसीलों में अभ्यासी लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं तहसील मुख्यालयों पर। सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में इस अभियान को हमने गाँवों की ओर लिया और 2025 में तकरीबन 16,000 गाँवों
के लोगों के दिलों को छुआ है और उनके ध्यान पद्धति से उनको ये अवगत कराया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पद्धति को अपना कर देखें। इसमें अत्यंत सरल तरीके से सुबह का आधा घंटा, शाम की 20 मिनट की सफाई, सुबह आधे घंटे का ध्यान, शाम की 20 मिनट की सफाई और रात्रि की 5 मिनट की प्रार्थना, और किस तरह से आपका जीवन आंतरिक और बाहरी रूप से रूपांतरित होता है इसका व्यक्तिगत अनुभव करके देखिए। मेरा नाम विकास मोघे है, मैं राजस्थान का हालपुल स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। सभी कल सुबह सत्संग जो 7:30 बजे रखा गया है, अजमेर निवासियों से विशेषकर मेरा अनुरोध है कि सत्संग में अवश्य पधारें और इसको अनुभव। खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां रावतसर शहर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में विभिन्न हिंदी संगठनों और तत्वाधानों में 30 मार्च को शहर में होने वाले विराट रामोत्सव धाम यात्रा को लेकर रावतसर पुलिस थाना परिसर में रावतसर पुलिस सीओ सुभाष गोद्रा व रावतसर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा द्वारा सीएलजी सदस्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें विराट रामोत्सव धर्म यात्रा के रूट व व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं सभी से विराट रामोत्सव धर्म यात्रा आपसी भाईचारे के साथ आयोजित करने की अपील भी की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के रंगलाल बिश्नोई और साथी राजेश जोशी और वरिष्ठ नेता इकरामुद्दीन कुरैशी, पूर्व सरपंच धर्मपाल खलौड़ और साथी सालुंद सिंह विजयवाड़ी आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। दिनांक 30 मार्च को रावतसर में श्री राम जयंती के अवसर पर धर्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उस धर्म यात्रा के संबंध में कानून व्यवस्था हेतु आज शांति समिति की बैठक की गई और सीएलजी सदस्यों को भी उस बैठक में बुलाया गया। रावतसर के गणमान्य नागरिकों के साथ में उस यात्रा के संबंध में बातचीत की गई और धार्मिक सौहार्द बना रहे इस संबंध में उनके साथ में बातचीत करके और उसको यात्रा को सफल बनाने के लिए सबके साथ बातचीत की गई। रसद विभाग हुआ सख्त, अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर अब कानूनी शिकंजा। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के तनाव से एलपीजी गैस की चल रही समस्या के बीच कोटा में कालाबाजारी पर और साथ ही जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार के निर्देश पर लगातार रसद विभाग कार्रवाई कर रहा है। अवैध गैस सिलेंडर की जब्ती के साथ विभाग सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहा। विभाग द्वारा दी जा रही कार्रवाई के चलते अब फिर भी दर्ज कार्रवाई की जा रही है ताकि गैस रिफिलिंग, गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। कोटा में पिछले दिनों महावीर नगर क्षेत्र में रसद विभाग की कार्रवाई के तहत जिस प्रतिष्ठा में 13 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे, उसके खिलाफ आज रसद विभाग ने महावीर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जैसे ही कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध तरीके से रिफिलिंग करवाने वालों पर अब कानूनी काम शिकंजा कसा जाएगा और महावीर नगर थाना पुलिस रसद विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रूप से किया जा रहा है। इसमें महावीर नगर के आदेश्वर किराना एवं जनरल स्टोर पर 13 सिलेंडर घरेलू, व्यावसायिक एवं छोटी टंकियां 5 किलो की जिसमें अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, इसके विरुद्ध महावीर नगर पुलिस थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। तो सही है, जिस तरह से सिलेंडर 13 सिलेंडर पाए सारे लगता है इसमें अवैध रिफिलिंग, जो छोटे सिलेंडरों में गैस का भंडारण करके और उसमें रिफिल किया जा रहा था, जो कि गंभीर अपराध है। इसमें विस्फोट होने से रिहायशी क्षेत्र में किसी तरीके की संभावित दुर्घटना हो सकती है। अतः ऐसे गंभीर अपराध के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट महावीर नगर थाने में दर्ज करवाई जा रही है। सर, आपका नाम बता सकते हैं? विपिन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, कोटा।
कोटा शहर के महावीर नगर इलाके में एक बार फिर देर रात बदमाशों ने महिला के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि महिला की बहादुरी से वह उसे चेन से आधी ही तोड़ लेकर जा पाए हैं। शनिवार सुबह 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार पावर हाउस के निकट महावीर नगर में घटना हुई है। पीड़ित महिला ने बताया कि बदमाश मोटरसाइकिल पर थे और उन्होंने कपड़े पर मुंह बांध रखा था। चेन लूटने के दौरान धक्का मुक्की में उनकी मोटरसाइकिल भी गिर गई और बाद में मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। जैसे क्या हुआ आपके साथ? मैं आ रही थी, 2 जने बाइक पे थे, उन्होंने मेरे गले में झपट्टा मारा, चेन खींची, मैंने उनको टक्कर भी मारी थी पर वो उससे भाग गए। आधी चेन तो मेरे हाथ में आ गई, आधी वो ले गए। कैसा था उनका फेस? उनका फेस मतलब वो लाल ही कपड़े से वो ढके हुए थे और मैंने गाड़ी नंबर नहीं देख पाई। वो दोनों गिर गए, 2 लड़के थे वो उसके भाग गए। जब तक पब्लिक नहीं आई, मैं बहुत चिल्लाई तो पब्लिक नहीं आई। यहाँ गिरे सड़क पे आराम से यहाँ पर गाड़ी भी गिर गई थी, वो भी गिर गए, मतलब भी कोई नहीं बताओ ये कौन सी गली है वो वाला? ये अपने पावर हाउस से सामने वाली गली है, मेन रोड। मेरा नाम रेखा डाट है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।